नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम मॉडर्न इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिससे एग्ज़ाम में सवाल पूछा ही जाता है, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। और आपने अगर प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो 100% आपको सवाल मिला ही होगा। और वो जो हमारा चैप्टर है वो है गांधी युग। विद्यार्थियों, गांधी युग को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी अवधि है 1919 से लेकर 1947 तक। ये जो पूरा का पूरा कालक्रम है 1919 से लेकर 1947 तक, इस पूरे कालक्रम को हम गांधीयन एज के नाम से जानते हैं, गांधी युग के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस समय पर गांधी जी का प्रभाव भारत पर बहुत ज़्यादा था, या हम कह सकते हैं इस समय में गांधी जी भारत के सुपर हीरो थे। किसी को भी कोई भी समस्या होती थी तो सीधे खत लिखता था गांधी जी को, सीधे पत्र लिखता था गांधी जी को, और गांधी जी आश्चर्यजनक रूप से उसकी समस्या को सुलझा भी देते थे। कैसे सुलझाते थे, क्या क्या तरीके थे, उन सबको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम गांधी जी के बारे में सामान्य जीवन परिचय आज हम पढ़ेंगे। गांधी जी का जीवन परिचय, गांधी क्या हैं, आखिरकार गांधी जी कैसे गांधी जी बने। एक सामान्य इंसान से, मोहनदास करमचंद गांधी जिनका नाम है, कैसे वो महात्मा गांधी तक पहुँचे, इस जर्नी को आज हम जानेंगे। और अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से महात्मा गांधी मुझे बहुत प्रिय हैं। हाँ, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि आज हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर जो युवा वर्ग है वो अक्सर करके आपको गांधी जी को गरियाते हुए मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे गांधी जी को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों से मैं बस यही कहूँगा कि आप गांधी जी से नफरत तभी कर सकते हैं जब आपने गांधी जी को नहीं पढ़ा है। एक बार आप गांधी जी को पढ़ लेंगे, महात्मा गांधी का जीवन चरित्र जान लेंगे, उनकी लिखी एक आध किताब को आप पढ़ लोगे, तो आप समझ पाओगे कि गांधी जो है ऐसे ही दुनिया भर में नहीं पूजे जाते हैं। एक्चुअल में वो वाकई में इस पद के लायक थे जो उन्हें दिया गया है ना। ठीक है, समस्या गिनाने वाले बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी समस्याएं उनको लेकर के गिना देंगे, लेकिन इससे सिर्फ यही होता है कि महात्मा गांधी को उन्होंने उस ढंग से नहीं पढ़ा है जिस ढंग से उन्हें पढ़ना चाहिए। और वर्तमान परिस्थितियों तक गांधी जी प्रासंगिक हैं। उनके द्वारा दिए गए जो सिद्धांत हैं वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। उनका उपयोग हम दैनिक जीवन में और हमारी सरकारें नीतियां बनाने में करती हैं। तो गांधी जी तो खैर हैं ही। अगर मॉडर्न इंडिया की हम बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं, तो बिना गांधी जी के ये आंदोलन मान के चलिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब भी एक सामान्य व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप किन किन आंदोलनों को जानते हैं, वो जवाब देता है मैं असहयोग आंदोलन को जानता हूँ, वो जवाब देता है मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को जानता हूँ, वो जवाब देता है मैं दांडी यात्रा को जानता हूँ, वो जवाब देता है भारत छोड़ो आंदोलन को मैं जानता हूँ। और ये सारे के सारे आंदोलन जो हैं गांधी जी की वजह से ही इतने सफल रहे। यहाँ पर मैं पहले ही स्पष्ट कर दूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये गांधी जी को हम पॉलिटिकल व्यू से ज़्यादा अपने जो हमारे पेपर में आने वाली चीज़ें हैं उस तौर से हम ज़्यादा देखेंगे। तो अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से गांधी जी पसंद नहीं भी हैं तो ये उसका व्यक्तिगत मत हो सकता है। फिलहाल एग्जाम में तो गांधी जी आने ही वाले हैं, तो चाहे आपको पसंद हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेपर में तो गांधी जी आएंगे, और यदि आपको अंक चाहिए तो आपको गांधी जी को पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो बेहतर यही रहेगा कि हम इनको अच्छे ढंग से पढ़ते हुए, इनके बारे में एक श्रद्धा भाव रखते हुए इसको हम शुरू करें। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। और आज जो हमारी क्लास रहेगी वो गांधी जी के जीवन चरित्र से संबंधित रहेगी। तो बेसिकली आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो गांधी युग में गांधी जी का जीवन चरित्र पढ़ने वाले हैं, है ना। सामान्य जीवन परिचय और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को हम एक कालक्रम में सजाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां देखेंगे गांधी जी का जन्म। चलिए, गांधी जी का जन्म, दुनिया जानती है गांधी जी का जन्म कब हुआ है। 2 अक्टूबर पे हमारे स्कूलों में भाषण वगैरह होते हैं, मिठाई खिलाई जाती है, तो कोई ना कोई बच्चा गांधी जी के जीवन परिचय पर अवश्य भाषण देता है और लोगों को याद हो जाता है कि गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। तो ये बात सामान्य है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे। तो जन्म हुआ है इनका 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ है? तो विद्यार्थियों, इनका जन्म हुआ है पोरबंदर में, जैसा कि मैंने बताया, और हर व्यक्ति ये बात जानता है। पोरबंदर किधर है? तो ये गुजरात में है, ये बताने वाली बात नहीं है, सबको पता है। ठीक है ना।
पिता यदि हम देखें गांधी जी के कौन है, तो गांधी जी के पिता हैं करमचंद गांधी। सबको पता है ये नाम, करमचंद गांधी। गांधी जी की मां को अगर हम देखें कौन है, तो जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं और जब मैं पूछता हूं बच्चों से गांधी जी की मां का नाम बताइए, तो अधिकांश बच्चे जवाब दे देते हैं कस्तूरबा। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। मैंने बच्चों से पूछा कि गांधी जी की मां का नाम बताइए, तो ज़्यादा जोश में कुछ बच्चे कस्तूरबा को बता देते हैं गांधी जी की मां। हो सकता है जब मैंने ये सवाल पूछा तो आपके मन में भी ये आया हो। तो विद्यार्थियों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको गांधी जी की बिल्कुल समझ नहीं है, सीधी सी बात है ये। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था, कस्तूरबा उनकी पत्नी है। ठीक है, तो पत्नी, हाँ पत्नी कुछ समय बाद माँ के समान ही हो जाती है, वैसे ही डांटती डपटती है, लेकिन दर्जा जो जिसका है उसको वही रहने देते हैं तो बेहतर रहेगा। तो माता जी इनकी कौन है? माता जी हैं पुतलीबाई। ठीक है, जो कि करमचंद गांधी की तीसरी पत्नी थी, ये भी मैं आपको बता दूं। करमचंद गांधी की तीसरी पत्नी है पुतलीबाई, जो कि बहुत ज़्यादा धार्मिक स्वभाव की हैं। और धार्मिक स्वभाव के होने के नाते गांधी जी पर अपनी माँ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसको हम आने वाले समय में देखेंगे। ठीक है, तो पिता हैं करमचंद गांधी, माता हैं पुतलीबाई। और ये जो करमचंद गांधी हैं ये दीवान हैं। ठीक है, ये कौन है? दीवान। दीवान कहाँ के हैं? पोरबंदर के। ठीक है, ये पोरबंदर राज्य के दीवान थे इनके पिता। गांधी जी के दादा का नाम है उत्तम चंद गांधी, जो मैं केवल आपको बता देता हूं पेपर में, आप इसको याद रखो बस। पेपर में तो क्या ही पूछेगा ये, है ना, तो बस हम इसका नाम याद रखते हैं। महात्मा गांधी के दादाजी का नाम है उत्तम चंद गांधी, और वो भी पोरबंदर के राजा के यहाँ दीवान थे, है ना। दीवानी का जो पद होता था ये वंशानुगत होता था, यानी गांधी जी के दादा भी, जिनका नाम उत्तम चंद गांधी है, वो भी पोरबंदर के राजा के यहाँ दीवान थे। फिर उनके बेटे करमचंद गांधी दीवान रहे, और फिर गांधी जी से भी ये उम्मीद की गई कि वो भी जो है अच्छी पढ़ाई करके यहाँ पर दीवानी संभालें। ठीक है, तो ये एक वंशानुगत काम चल रहा है। ठीक है, गांधी जी बचपने में थोड़े बहुत शरारती थे और थोड़े बहुत अच्छे विद्यार्थी हम इन्हें कह सकते हैं। मुख्य रूप से गांधी जी जो है पितृभक्त बहुत थे, क्योंकि गांधी जी के ऊपर श्रवण कुमार का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। गांधी जी श्रवण कुमार से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की काफ़ी सेवा की, इसलिए गांधी जी जो है ये अपना कर्तव्य समझते थे कि मैं भी अपने माता पिता की सेवा करूं। उन दिनों में क्या होता था, बचपन में ही शादियां हो जाया करती थी, बाल विवाह हो जाया करते थे, इसलिए गांधी जी का भी विवाह हो गया। ठीक है, किसके साथ हुआ? तो गांधी जी की पत्नी बहुत ही फेमस है, सब लोग जानते हैं। गांधी जी की पत्नी को यदि देखा जाए तो गांधी जी की पत्नी है कस्तूरबा। ठीक है, गांधी जी की पत्नी का नाम है कस्तूरबा। ठीक है, जो कि गुजरात के एक प्रसिद्ध उद्योगपति जिनका नाम था गोकुलदास माकन, उनकी पुत्री थी। और विवाह के वक्त गांधी जी की उम्र थी 13 साल। गांधी जी का विवाह जो है 13 वर्ष की उम्र में हो गया, और विवाह के समय कस्तूरबा गांधी जी से 6 माह बड़ी थी। ठीक है, और शादी हो जाती है। अब शादी हो गई तो शादी काफ़ी लंबे समय तक इनकी चली, है ना, यानी गांधी जी और कस्तूरबा, इनका जो विवाह है टोटल 62 वर्षों तक चला, यानी गांधी जी और कस्तूरबा 62 सालों तक एक दूसरे के साथ रहे, क्योंकि बचपन में ही विवाह हो गया था। विवाह हो गया, उस समय गांधी जी संभवतः कक्षा 7 जाने 8 में रहे थे, और शादी हो जाती है। शादी हो जाती है तो बच्चे भी हो जाते हैं। तो गांधी जी की संतानें हम देख लेते हैं। गांधी जी की संतान, तो फिलहाल गांधी जी की कोई बेटी नहीं है, गांधी जी के 4 बेटे हैं। ठीक है, गांधी जी के 4 बेटे हैं। एक्चुअल में गांधी जी के 5 बेटे थे। पहला जो पुत्र था, जो पहली संतान थी, वो स्वर्गवासी हो गई, जैसे ही जन्म लिया कस्तूरबा ने उसकी मृत्यु हो गई। ये 4 बच्चे जीवित बचे हैं। उनके नाम हम देख लेते हैं कि गांधी जी के 4 बच्चों के नाम क्या हैं। तो चारों के चारों पुत्र हैं, और उनके नाम है विद्यार्थियों हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास।
ये इसी क्रम में है, ये हम ध्यान रखेंगे। गांधी जी का सबसे छोटा बेटा देवदास है, ठीक है, और ये हैं गांधी जी के 4 बेटे। ठीक, गांधी जी के बेटों का उल्लेख आपने नहीं देखा होगा, बहुत ही कम रहता है। एक सामान्य व्यक्ति से आप पूछे कि गांधी जी के बेटे के नाम बताइए, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि इनका इतिहास में उतना योगदान नहीं है जितना इनके पिता का था। ठीक है, तो ये बस यहाँ जहाँ कहीं भी इनका इंपॉर्टेंस रहेगा वो मैं आपको हिस्ट्री में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल नाम आप याद रखेंगे। ठीक, अब जब शादी हो गई गांधी जी की, बच्चे भी होते ही जा रहे हैं, पहला बच्चा हो गया। इसी बीच गांधी जी के पिताजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, गांधी जी के पिता की मृत्यु हो गई और गांधी जी के पिता को भगंदर की बीमारी थी, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई। अब गांधी जी के परिवार के ऊपर ये जिम्मेवारी आ गई कि किस तरीके से चलेगा। इसी बीच गांधी जी के एक परिवारी जनों में ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन्होंने गांधी जी को ये सुझाव दिया कि उन्हें जो है पढ़ने के लिए विलायत जाना चाहिए, विदेश जाना चाहिए। और कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए? तो उन्हें वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उस समय ये ट्रेंड में थी। जैसे वर्तमान समय में बीटेक की डिग्री ट्रेंड में है। जैसे अभी कुछ साल पहले तक जब मैं ही इंटर में था तो उस समय में बीटेक का बड़ा क्रेज था। हर लौंडा जो है इंटर करने के बाद बीटेक कर रहा था। सरकारी में नंबर आ गया, आईआईटी या AIEEE में तो ठीक, अन्यथा प्राइवेट से ही कर रहे हैं। ट्रेंड था। मेरे भी पिता ने कई बार प्रयास किया कि वो भी मुझे बीटेक करवा दें, लेकिन ईश्वर की कुछ कृपा थी कि मैंने नहीं की। अच्छा हुआ नहीं की, वरना मैं एक बहुत घटिया इंजीनियर बनता और शायद 2-4 पुल भी गिरा देता। अच्छा हुआ मैंने ऐसा नहीं किया, लोगों की जान बच गई इससे। तो ये उस समय ट्रेंड में था। जो चीज़ ट्रेंड में चलती है अधिकतर लोग उसे ही कर लेते हैं। उस समय दौर ये था कि वकालत जो है एक बहुत ही प्रख्यात एक प्रोफेशन था, लोग इसको कर रहे थे। गांधी जी के समय में फिरोज शाह मेहता अगर हम देखें, ठीक है, और बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक। ये काफ़ी बड़े, फिरोज शाह मेहता हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बदरुद्दीन तैयब हो गए, ये गांधी जी के समय से, मतलब गांधी जी से सीनियर ये वकील थे, उनका बहुत नाम था। तो गांधी जी को भी इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा चलो भैया वकालत करने हम जाएंगे। और 1888 में, ठीक है, डेट याद रखेंगे, 1888 में गांधी जी वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। ठीक है, गांधी जी वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। अब देखा जाए तो गांधी जी पढ़ाई में कोई ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम जीनियस स्टूडेंट थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जो भी पढ़ लेते थे स्वामी विवेकानंद की तरह एक बार पढ़ा और याद हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। गांधी जी औसत दर्जे के विद्यार्थी थे और इन्होंने वहाँ वकालत की पढ़ाई की भी। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि जिस हिसाब से गांधी जी को वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए थी उस हिसाब से उन्होंने पढ़ाई नहीं की। यानी पढ़ाई की लेकिन बस पास होने के लिए। और शीघ्र ही गांधी जी को एहसास भी हो गया कि उन्हें वकालत की उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन अब पैसा खर्च हो रहा है, गांधी जी वहाँ पढ़ाई करने भी गए हैं और गांधी जी वकालत पूरी करके वापस भी आ जाते हैं। और 1891 में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करके गांधी जी भारत वापस आ जाते हैं। 1891 में गांधी जी बैरिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, बैरिस्टर। अच्छा, ये बैरिस्टर क्या है तो मैं जरा आपको बता दूं। बैरिस्ट्री की परीक्षा पास कर लेते हैं। अब ये बैरिस्टर क्या है? तो देखो भैया, ये वकील ही हैं, लेकिन ऐसे वकील जो ब्रिटेन से वकालत की डिग्री लेकर के आते हैं उन्हें हम बैरिस्टर कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति भारत से ही डिग्री ले ले तो वो सामान्य वकील है, एडवोकेट है। तो एडवोकेट और बैरिस्टर में छोटा सा अंतर है, आप लोग ध्यान रखना। अगर भारत में रहकर ही कोई वकालत कर लेता है तो वो एडवोकेट हो गया। आपने देखा होगा एडवोकेट फलाने सिंह, ढीके सिंह, बहुत सारे होते हैं। और बैरिस्टर कौन होगा? होगा वकील ही, लेकिन बैरिस्टर जो लिखते हैं वो लोग होते हैं जिनके पास इंग्लैंड से वकालत की डिग्री होती है, तो वो बैरिस्टर यूज़ करते हैं, थोड़ा सा सम्मानजनक हो जाता है बस। तो साहब बैरिस्टर की डिग्री पास करके गांधी जी जो है 1891 में भारत वापस आ जाते हैं और बंबई हाई कोर्ट में अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं एज अ बैरिस्टर कि हम भी भैया यहाँ पर वकील हैं। अपना वकालतनामा कोर्ट में सबमिट करते हैं कि हाँ हम भी भैया वकील हैं, हमको भी केस मिलने चाहिए।
लेकिन शीघ्र ही गांधी जी को यह एहसास हो गया कि उनसे वकालत संभलने वाली नहीं है, वो तो इस काम के लिए बने ही नहीं। और जो पहला केस मिला गांधी जी को, मैं आपको बता दूं, वो मिला था एक महिला का जिसका नाम था ममी बाई। ठीक है, गांधी जी का पहला मुकदमा। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला मुकदमा। गांधी जी का पहला मुकदमा जो उन्हें मिला वो किसका मिला? वो मिला एक महिला का जमीनी विवाद को लेकर जिसका नाम था ममी बाई। अब ये ममी जो है ये मिस्र वाली ममी नहीं है, इजिप्ट वाली ममी नहीं है, जो मुर्दे ममी होते हैं वो नहीं है, ये महिला का नाम है। ठीक है, तो ममी बाई का केस मिला और इस केस के दौरान ही गांधी जी को एहसास हो गया कि भैया वकालत हमारे बस की बात नहीं है। जब वो जज साहब के सामने पहुंचे, और ये सब खुद गांधी जी ने बताया है, जो मैं आपको बता रहा हूं ये मेरे शब्द नहीं है, खुद गांधी जी ने बताया है। उनकी आत्मकथा जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसको आप पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा है उसको, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। तो गांधी जी बताते हैं अपनी आत्मकथा में कि जैसे ही मैं जज साहब के सामने पहुंचा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मेरे पैर कांपने लगे, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, और शीघ्र ही गांधी जी वहां से वापस भी आ गए। और इस केस के लिए गांधी जी को 30 रुपए की फीस मिली। और जब पहले दिन ही गांधी जी का इंप्रेशन इतना खराब हो गया तो मम्मी बाई ने तुरंत गांधी जी को पकड़ा, बोला भैया हमारी फीस करो वापस, तुमसे नहीं हो पाएगा। और गांधी जी को भी एहसास हो गया कि ये वाकई में मुझसे नहीं हो पाएगा, और गांधी जी ये बात जान गए कि वकालत मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए गांधी जी ने वकालती का मुख्य कार्य छोड़ करके एज अ लिपिक काम करना शुरू कर दिया, कोर्ट में ही, है ना, क्योंकि वहां पर केस वेस तो इतने मिलते नहीं थे, क्योंकि गांधी जी को इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए लोगों के पत्र लिखने में, है ना, अगर कोई वकालतनामा तैयार करवाना है वो लिखने में, तो लिपिक वाले जो कार्य होते थे उनमें गांधी लग गए, और उससे जो है इनकम उनकी होने लगी। गांधी को एहसास हो गया कि मेरी वकालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, है ना। इस दौरान उन्होंने ये भी प्रयास किया कि वह अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दें, और इसलिए गांधी जी एक अंग्रेजी स्कूल में इंटरव्यू भी देने गए कि चलो वकालत तो इतनी अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन मैं अंग्रेजी का टीचर बन सकता हूं क्योंकि मैं लंदन में पढ़ करके आया हूं। लेकिन जिस स्कूल में वो गए इंटरव्यू देने, वहां उस स्कूल ने साफ साफ कह दिया कि आपके पास बीए की डिग्री नहीं है तो आप टीचर नहीं बन सकते। गांधी ने यह भी कहा कि भैया मैं लंदन से पढ़ करके आया हूँ, मैं मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की मैंने लंदन से। बोले हाँ हाँ आप होशियार होंगे, लेकिन जो योग्यता हमें चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो वहां से भी गांधी जी निकाल दिए गए। आप देख रहे हैं ये गांधी जी ही हैं जिनके जीवन में इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं। और इन सब चीजों के बीच में गांधी जी मिलते हैं अपने चचेरे भाई जिनका नाम था लक्ष्मीदास। लक्ष्मीदास एक जाने माने वकील थे उस क्षेत्र के, और लक्ष्मीदास के पास एक मुकदमा आता है दक्षिण अफ्रीका की एक भारतीय कंपनी, भारतीय मूल के एक व्यक्ति थे जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, उनका एक मुकदमा आता है, और उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक केस आता है महात्मा गांधी के पास, एक्चुअल में वो लक्ष्मीदास के पास आता है। और लक्ष्मीदास ये कहते हैं कि ये जो वकील है ये बहुत अच्छा है, और ऐसा नहीं है कि दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के लिए गांधी जी इकलौते वकील थे, एक्चुअल में बहुत सारे वकील उस केस पर कार्य कर रहे थे, एक की और आवश्यकता थी, इसलिए गांधी जी को हायर किया गया इस केस के लिए जो मैंने आपको बताया, है ना। केस का नाम क्या था? केस का नाम था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का ये केस था, और केस क्या था ये भी मैं आपको बता दूं। केस जो था ये घरेलू विवाद था, एक्चुअल में दो भाइयों के बीच विवाद था संपत्ति को लेकर, है ना। 40,000 पाउंड की राशि को लेकर दो भाइयों में अनबन हो गई थी, इसलिए उन्होंने मुकदमा डाल दिया था कि ये 40,000 पाउंड किसको मिलने चाहिए। ठीक है, 40,000 पाउंड की मुकदमा जो था, मुकदमा राशि थी जिस पर जो है केस चल रहा था, इसलिए दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ने गांधी जी को हायर किया इस केस के लिए। ठीक है, इस केस के लिए गांधी जी को 1 वर्ष का समय दक्षिण अफ्रीका में बिताना था। ठीक है, इस केस के लिए गांधी जी को 1 वर्ष का समय दक्षिण अफ्रीका में बिताना था, और इस केस के लिए जो उनकी फीस थी वो थी 105 पाउंड। गांधी जी की फीस मैं आपको बता रहा हूं। इस केस के लिए जो उनकी फीस थी
वो थी 105 पाउंड और इस केस के सिलसिले में गांधी जी को 1 वर्ष का समय दक्षिण अफ्रीका में बिताना था। गांधी जी बिल्कुल अभी हम कह सकते हैं बेरोजगारी थी, तो जैसे ही ऑफर उन्होंने सुना गांधी जी ने तुरंत हाँ कर दी, तुरंत। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। और फीस भी काफी अच्छी थी, 105 पाउंड बहुत हो गए उस समय के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, घटना है 1893 की, तो बहुत अच्छी रकम थी उस समय के लिए। और पूरा रहना खाना खर्चा सब दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का ही था। और अगर कहीं गांधी जी यात्रा करते हैं दक्षिण अफ्रीका में, तो उस यात्रा के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट गांधी जी को इस कंपनी की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। ये सारी शर्तों के साथ गांधी जी स्टीमर में बैठ करके रवाना हो गए दक्षिण अफ्रीका के लिए। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए हैं, तो गांधी जी 1893 में, ठीक है, गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस देखने के लिए। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं तो यहां उन्हें जल्दी ही इस बात का एहसास हो जाता है कि जो स्थिति भारत में चल रही है गुलामी की, अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो जिस तरीके से भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था और वे भारतीयों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझते थे, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका पर भी अंग्रेजों का शासन था। और वह दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों, जिन्हें हबशी कहा जाता था, और भारत के निवासी जो वहां काम कर रहे थे, उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता था, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के नागरिक की तरह व्यवहार किया जाता था, और उनके रंग को लेकर भेदभाव किया जाता था। रंग भेद नीति दक्षिण अफ्रीका में चलती थी। रंग भेद का क्या मतलब है यहाँ पे, रंग भेद का मतलब है कि अंग्रेज तो गोरे होते हैं, बाकी हमारे देश के जो नागरिक हैं वो सामान्य गोरे होते हैं, और गांधी जी भी कोई खास खूबसूरत तो थे नहीं। जवानी की फोटो अगर आप देखोगे तो आपको कह रहे ये तो मतलब कुछ अजीब से ही है ना। तो गांधी जी भी इतने सुंदर तो नहीं थे, हम काले ही कह सकते हैं, है ना। जवानी का फोटो तो शायद आपने कभी देखा हो, बुढ़ापे के फोटो ही देखेंगे उसमें तब भी अच्छे लगते हैं, जवानी पे तो गांधी जी बहुत गंदे ही लगते थे, मैं यही कहूँगा। तो गांधी जी भी उसी श्रेणी में आते थे, तो बड़ा ही उनको ये शीघ्र एहसास हो गया कि यहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है। अंग्रेज गोरे थे तो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, बाकी सारे काले लोगों को वे एक ही लाठी से हाँकते थे और बड़ा ही गंदा व्यवहार होता था। उनके साथ जो घटनाएं हुई उनका भी मैं आपको विवरण दूंगा। तो इस तरीके से गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंच जाते हैं दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए। अब दक्षिण अफ्रीका में देखते हैं क्या क्या हुआ। तो विद्यार्थियों, दक्षिण अफ्रीका जैसे ही गांधी जी पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ चीज समझ में आ जाती है, जैसे क्या। तो मेरे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय लोग होते थे उन्हें काफी सारे अन्य नामों से पुकारा जाता था। जैसे दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों को, हिंदुस्तानी लोगों को गिरमिटिया कहा जाता था। भारतीय लोगों को क्या बोलते थे, गिरमिटिया। ये शब्द ध्यान रखिएगा, यूपीपीएससी में अक्सर करके इन्हीं शब्दों से सवाल उठाए जाते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी पहुंचते हैं तो वहां पर गिरमिटिया लोग थे। ये गिरमिटिया लोग कौन थे, है ना। ये गिरमिटिया समुदाय क्या था दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी वहां प्रवास कर रहे होते हैं उस समय पे। तो बिल्कुल यहां से सवाल आपसे आयोग पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि सामान्य जानकारी तो हर कोई ले रहा है। अब हमें आवश्यकता है ऐसी चीजों की जो थोड़ा स्टैंडर्ड हो। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों को गिरमिटिया कहा जाता था। ये गिरमिटिया कौन है, तो गिरमिटिया जो शब्द है ये आया है गिरमिट से, और गिरमिट का मतलब होता है एग्रीमेंट। गिरमिट का मतलब होता है एग्रीमेंट। गिरमिटिया लोग कौन थे, गिरमिटिया वो भारतीय समुदाय था जो 5 सालों की अवधि के लिए दक्षिण अफ्रीका में मजदूरी करने आता था और फिर वापस ही नहीं लौटता था, वहीं पर रुक जाता था, वहीं पर बस जाता था। तो ऐसे भारतीय मजदूरों के समूह को गिरमिटिया कहा जाता था। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, ये जो गिरमिटिया है, ठीक है, ये संपूर्ण भारतीय जाति के लिए प्रयोग होने लगा। यानी वहां पर जितने भी भारतीय हैं सब गिरमिटिया हैं। अच्छा, एक नाम और इस्तेमाल होता था भारतीय लोगों के लिए, वो है सामी। पहला तो गिरमिटिया, दूसरा जो नाम इस्तेमाल होता था दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए वो नाम था सामी। सामी क्या है विद्यार्थियों, तो सामी को मैं समझा देता हूं। सामी लोग कौन थे, तो दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे दक्षिण भारत के लोग भी मौजूद थे, दक्षिण भारत के लोग,
है ना। और दक्षिण भारत के जो लोग होते थे उनके नाम में अक्सर करके स्वामी होता था, है ना, जैसे चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, कृष्ण गोपाल अय्यर, है ना, ये शायद डायलॉग आपने सुना होगा। तो स्वामी उनके नाम में होता था, इसीलिए अंग्रेज उनका पूरा नाम ना लेकर के उन्हें स्वामी कहते थे। यही स्वामी आने वाले समय में अपभ्रंश होकर हो गया सामी, ठीक है। तो वह भारतीयों को किन किन नामों से बुला रहे हैं? गिरमिटिया कह रहे हैं, सामी कह रहे हैं और कुली। ये कुछ नाम भारतीय लोगों के लिए प्रयुक्त किए जाते थे दक्षिण अफ्रीका में। और ये नाम जो है सीधे सीधे एक प्रकार की गाली थी, है ना। ये उनको नीचा दिखाने के लिए एक प्रकार के अपमानजनक शब्द थे जिनका इस्तेमाल अंग्रेज भारतीय लोगों को अपमानित करने के लिए किया करते थे कि ए सामी इधर आ, कुली इधर आ, गिरमिटिया है तू तो, है ना। और ये तो हमारी स्थिति थी। और जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे जिनको हम हबशी कहते हैं, उनकी स्थिति तो और ज़्यादा गंभीर थी, क्योंकि वो तो हमसे और ज़्यादा काले थे। तो हमारा फिर भी थोड़ा बहुत सम्मान है यहाँ पर। उनको तो कहा जाता था निग्गर। निग्गर का मतलब होता है काला सुअर, यानी उनको तो काला सुअर कह के पुकारते थे, कहते थे ए निग्गर कम हियर, और फिर लातों से उसका स्वागत हो रहा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोरे लोगों के चलने की जो सड़क होती थी उस पर अगर कोई काला व्यक्ति चलता हुआ पाया जाता था तो उसकी कोड़ों से पिटाई होती थी, पुलिसमैन उसे मारते थे वहीं पर, जूतों से, ठोकरों से, लातों से। आप सोचिए कि हमारे देश में हमें ही को सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं है ना। तो इतनी गंभीर समस्या थी दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी वहां पहुंचते हैं और इन सब चीज़ों से उनका सामना होता है। अब इसी बीच गांधी जी को एक केस के सिलसिले में, अपने केस के सिलसिले में, जो वो केस लड़ने जो आए थे, इसके सिलसिले में गांधी जी को जाना पड़ता है डरबन से प्रिटोरिया, ठीक है। डरबन से प्रिटोरिया तक की यात्रा उन्हें करनी होती है। उस समय में, जिस समय में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में हैं, उस समय डरबन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी हुआ करती थी और वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है, मैं आपको बता दूं। तो गांधी जी यात्रा करते हैं इस केस के सिलसिले में आपका डरबन से प्रिटोरिया तक की, है ना। और वहां उनके साथ एक इंसिडेंट होता है जो बेहद ही महत्वपूर्ण है ना। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि मैं उसको समझा पाऊं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो गांधी जी पहुंच गए हैं दक्षिण अफ्रीका, है ना। और यहां पर उन्हें काफी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। रंग भेद नीति का सामना गांधी जी को करना पड़ रहा है। और इसी समय में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में हैं तो वह यात्रा कर रहे होते हैं डरबन से प्रिटोरिया। गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया तक की यात्रा कर रहे होते हैं। और इस यात्रा के लिए गांधी जी फर्स्ट क्लास का टिकट बुक कराते हैं। क्यों? क्योंकि दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के साथ ये समझौता था कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो फर्स्ट क्लास के टिकट से ही जाऊंगा। इसलिए गांधी जी स्टेशन मास्टर के पास पहुंचते हैं और वो स्टेशन मास्टर पहले तो उन्हें टिकट देने से मना कर देता है, लेकिन गांधी जी अपना परिचय देते हैं कि देखिए मैं बैरिस्टर हूं। तो वो कहता है मैं तो तुम्हें टिकट दे दूंगा, लेकिन ट्रेन में जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। तो गांधी जी कहते हैं हाँ मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं वकील हूं। और गांधी जी फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के डरबन से प्रिटोरिया तक की यात्रा ट्रेन के माध्यम से शुरू करते हैं। और ये तारीख थी 7 जून 1893। अप्रैल माह में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे और जून महीने में गांधी जी ये यात्रा करते हैं डरबन से प्रिटोरिया तक की। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था और गांधी जी ट्रेन में बैठे हुए थे और डिब्बा पूरा खाली था। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था ही। तभी वहां एक अंग्रेज आता है और जैसे ही गांधी जी को देखता है उसकी बुद्धि खराब हो जाती है और वो कहता है आप यहां से उठिए और सीधा थर्ड क्लास के डिब्बे में जाकर के बैठिए। क्यों? क्योंकि उस समय में काले लोगों को फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का टिकट नहीं मिलता था, उन्हें थर्ड क्लास में ही बैठना पड़ता था। ऐसा नियम था। आप सोचिए कितना भेदभाव है ये। गांधी जी कहते हैं नहीं मेरे पास तो टिकट है। तो वो कहता है या तो तुम तमीज से उठ जाओ, अन्यथा फिर मैं अपने तरीके से उठाऊंगा।
तो गांधी जी को वहां पकड़ के वो उठाता है, लेकिन गांधी जी अड़ जाते हैं कि नहीं, मैं नहीं उठूंगा। तब वह बुला करके लाता है गार्ड को और कहता है कि देखिए ये व्यक्ति जो है, निग्गर जो है यहाँ बैठा हुआ है, काला सुअर यहाँ बैठा हुआ है और हमारे डिब्बे को गंदा कर रहा है, से भगाओ यहाँ से। और वो व्यक्ति जो है गांधी जी से जोर जबरदस्ती करता है, लेकिन गांधी तो गांधी जी हैं, गांधी जी अड़ गए, मैं तो यहीं बैठूंगा। तो जब ज़्यादा जबरदस्ती होने लगती है तो वो गार्ड जो है गांधी जी के सामान सहित गांधी जी को ट्रेन से उतार देता है। जिस स्टेशन पर गांधी जी को उतारा जाता है उस स्टेशन का नाम है मॉरिट्सबर्ग स्टेशन। मॉरिट्सबर्ग स्टेशन। इस मॉरिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को 7 जून 1893 को उतार दिया जाता है उस अंधेरे स्टेशन पर। और रात्रि के समय जब बेहद ठंड पड़ रही थी, 7 जून 1893 को बहुत ठंड पड़ रही थी। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि महीना तो जून का है, ठंड कैसे पड़ रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको भूगोल का ज्ञान होना चाहिए, जियोग्राफी का ज्ञान होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इतिहास पढ़ते समय आप इतिहास को ही जानें, वरना ये प्रश्न उठ जाएगा कि सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, भाई जून का महीना है तो ठंड कैसे पड़ेगी। लेकिन हाँ, ठंड थी। गांधी जी रात भर ठंड से ठिठुरते रहे, सिकुड़ते रहे, क्या करें। और ठंड बच्चों इसलिए थी क्योंकि दक्षिण अफ्रीका दक्षिणी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के मौसम जो है जस्ट उल्टे चलते हैं। जब हम भूगोल पढ़ेंगे तो इस बात को जानेंगे किस तरीके से मौसम परिवर्तन होता है। अभी इतना समझ लीजिए कि ऊपर उत्तरी, ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर अगर ठंड है तो नीचे गर्मी होगी, ऊपर गर्मी है तो नीचे ठंड होगी। अब दक्षिण अफ्रीका नीचे है जून में, भारत में गर्मी है, भारत ऊपर है, तो नीचे क्या होगी, ठंड हो जाएगी। तो 7 जून 1893 को बेहद ठंडे मौसम में गांधी जी का सामान उनसे छीन लिया जाता है और उन्हें एक अंधेरे कमरे में भेज दिया जाता है। गांधी जी के जो बैग था उसमें गांधी जी के पास एक ओवरकोट था, गर्म ओवरकोट था, लेकिन गांधी जी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उससे मांग लें कि भैया मेरे कपड़े दे दो, मैं इसको पहन लूं, क्योंकि गांधी जी को डर था दोबारा अपमान हो जाएगा। और ये बड़ी घटना जो है ये कहलाई मॉरिट्सबर्ग कांड के नाम से। आयोग आपसे सवाल पूछेगा, मॉरिट्सबर्ग कांड कब हुआ? 7 जून 1893 को। या मॉरिट्सबर्ग कांड से संबंधित कौन सी भारतीय शख्सियत जुड़ी हुई है? तो वो हैं हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी। शोषण यहां रुका नहीं, इस घटना के बारे में तो सब जानते हैं। इसके बाद गांधी जी की पिटाई तक हुई, वो घटना बहुत कम लोग जानते हैं। और वो घटना वही लोग जान सकते हैं जिनको गांधी जी ने पढ़ा है, मतलब जिन लोगों ने गांधी जी का अध्ययन किया है वही लोग जानते हैं। अब चूंकि ट्रेन पे उतार दिया गया, जाना था प्रिटोरिया, तो ट्रेन तो छूट गई। गांधी जी ने इसके लिए स्टेशन मास्टर से संपर्क किया और उन्होंने उस ट्रेन एजेंसी को एक पत्र लिखा कि मैं वकील हूँ, मेरे साथ ये घटना हुई है। उस कंपनी ने इसके लिए खेद जताया कि हम इसके लिए दुख जताते हैं। और फिर गांधी जी जो है अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। जब गांधी जी आगे बढ़ते हैं तो वह अगले स्टेशन पर बढ़ते हैं, अगले स्टॉप पर बढ़ते हैं और उस स्टॉप का नाम था पारडीकॉप। ठीक है, तो दूसरी घटना होती है पारडीकॉप में। और पारडीकॉप में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। पारडीकॉप में क्या होता है, गांधी ट्रेन से उतार दिए गए तो गांधी जी आगे की यात्रा शुरू करते हैं एक बड़ी सी बग्घी में, घोड़े की बग्घी में, है ना, जिसमें एक बड़ी सी घोड़े की बग्घी थी, उसमें लोग बैठे हुए थे, घोड़ा उनको खींच रहा था। तो आगे की यात्रा गांधी जी घोड़े की बग्घी में शुरू करते हैं। पहले तो उन्हें बग्घी में अंदर बैठने नहीं दिया गया क्योंकि गांधी जी काले थे, इसलिए जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति होता है वही उनके पास, उसके पास एक छोटी सी जगह थी, वहां पर वो बैठ गए। यात्रा चलने लगी। थोड़ी दूर जब आगे बढ़ते हैं गांधी जी तो एक अंग्रेज उस कोच से बाहर आता है और कहता है तुम यहाँ से उठो और यहाँ मैं बैठूंगा। तो गांधी से कहता है सामी चल यहाँ से उठ और यहाँ मैं बैठूंगा, मुझे यहाँ सिगरेट पीनी है। गांधी जी कहते हैं भाई मैं क्यों उठूँ, ये तो मेरी जगह है। लेकिन चूंकि गांधी तो अड़ियल है, मानेंगे नहीं, इसलिए वो गांधी जी की पिटाई शुरू कर देता है। गांधी जी की बाह पकड़ के कस के खींचता है। तो गांधी जी क्या करते हैं, उस कोच की जो रेलिंग होती है उसको कस के पकड़ लेते हैं और गांधी जी मनी मन विचार करते हैं कि आज मेरी बाहें ही क्यों ना उखड़ जाएं, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और इस दौरान वो गांधी जी को मारता रहता है, पीटता रहता है, गालियां देता रहता है, लेकिन गांधी जी कुछ नहीं कहते। और ये जो बात है ये लिखी हुई है गांधी जी की आत्मकथा जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसके पेज नंबर 126 पर।
ठीक है, ये जो मैं घटना आपको बता रहा हूँ ये लिखी हुई है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो गांधी जी की आत्मकथा है, उसके पेज नंबर 126 पर ये बात लिखी हुई है। अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहें तो मैं टेलीग्राम चैनल पर इस बुक को PDF फॉर्म में डाल दूंगा, आप इसे पढ़ सकते हो। बहुत ही शानदार किताब है, कम से कम लॉकडाउन में इतना तो कर ही सकते हो आप। मैंने तो पढ़ लिया, आप भी पढ़ लीजिए। तो ये सब हो रहा है, तो गांधी जी जैसे तैसे पहुंचते हैं अपने गंतव्य तक और खूब उनकी मार कुटाई इस दौरान हो चुकी है। और गांधी जी को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ कितनी समस्या है। इस यात्रा ने गांधी जी का जीवन बदल के रख दिया, बिल्कुल बदल के रख दिया। और गांधी जी को एहसास हो गया कि चलो मैं तो यहाँ पर 1 साल के लिए आया हूँ, मेरा समझौता 1 साल का है, लेकिन जो लोग यहाँ पे निवासी हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, उनको कितनी समस्या होगी। तो इस घटना ने गांधी जी को झकझोर करके रख दिया। और वास्तविकता में गांधी जी आंतरिक रूप से महात्मा उसी दिन बन गए। हालांकि उन्हें महात्मा की उपाधि बाद में दी जाएगी, लेकिन अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जी अंदरूनी तौर से उसी दिन बन गए। और उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं जो है इस रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज उठाऊंगा और मुझसे जितना हो सकेगा उसके लिए प्रयास करूंगा। और इसकी झलक हमें इस बात में देखने को मिलती है कि गांधी जी 1 साल के लिए यहाँ गए थे, लेकिन गांधी जी ने अपने आंदोलनों के जरिए 22 साल का लंबा समय दक्षिण अफ्रीका में बिताया और रंग भेद नीति को समाप्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए मॉरिसबर्ग स्टेशन पर आज भी गांधी जी के नाम का एक बहुत बड़ा एक पत्थर लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कि इसी स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। और ये बहुत बड़ी घटना है। देखिए विद्यार्थियों, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कोई भी कर सकता है, लोग करते हैं, लेकिन दूसरे देश में जाकर दूसरे लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई करना ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए महात्मा गांधी एक ही थे और वो एक ही रहेंगे। आज जितने भी गांधी घूम रहे हैं वो सब नकली गांधी हैं, उनमें एक में भी गांधी जी का 1% भी गुण नहीं है। गांधी जी बहुत महान थे और उनकी महानता वाकई में उनके चरित्र में दिखती थी, उनके कथनी और करनी में फर्क नहीं होता था। गांधी जी जो कहते थे वही करते थे, ऐसा नहीं है कि कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे, ऐसा नहीं था। इसीलिए वो गांधी थे, इसीलिए महान थे और इसीलिए पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है। पूरी दुनिया का शायद ही कोई देश ऐसा होगा जहां पर कोई भी शिक्षित व्यक्ति गांधी जी को ना जानता हो। अगर शिक्षित है तो गांधी जी को अवश्य जानता होगा। तो ये गांधी जी का चरित्र था जो उन्होंने साबित भी करके दिखाया। और जब ये सारी घटनाएं हुई तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले हबशी लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए प्रयास शुरू किए और इस दौरान उन्होंने स्थापना की 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, 1 साल के लिए समय बिताना था, लेकिन लोगों के अधिकारों की लड़ाई के लिए वो वहां रुके और 22 साल का लंबा समय उन्होंने बिताया। और 1894 में, बेहद ही महत्वपूर्ण, 1894 में गांधी जी ने स्थापना की नटाल इंडियन कांग्रेस की। ध्यान रखना, बेहद ही महत्वपूर्ण संस्था। प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा संगठन बनाया? नटाल इंडियन कांग्रेस। क्यों बनाया? इसलिए बनाया विद्यार्थियों क्योंकि अंग्रेज इतने धूर्त थे कि उन्होंने असेंबली में एक प्रस्ताव पास किया। ये उसी समय की घटना है जब गांधी जी का समय पूरा हो रहा था और गांधी जी भारत आने के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे थे, क्योंकि 1 साल का समय बिताना था ना। 1893 में गए थे, 1894 में लौटना था। और जब उनका विदाई कार्यक्रम चल रहा था, गांधी जी का जब विदाई कार्यक्रम चल रहा था, तो दादा अब्दुल्ला ने एक बहुत बड़ी पार्टी दी। वहां पर सभी भारतीय लोग इकट्ठे थे जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। उसी दौरान गांधी जी के हाथ में एक पेपर मिलता है और गांधी उस पेपर में क्या देखते हैं कि जो भारतीय हैं उनकी फ्रेंचाइजी को रद्द किया जा रहा है। फ्रेंचाइजी से मतलब है मताधिकार। तो एक प्रस्ताव पास हो रहा था असेंबली में, संसद में, जिसमें यह कहा जा रहा था कि भारतीय लोगों से या ये जो काले लोग हैं इनसे मताधिकार छीन लो, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, इनसे छीन लो, ये तो कुछ जानते ही नहीं है। गांधी ने जब ये पढ़ा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और ये बिल पास हो भी जाता अगर गांधी जी इसके लिए आवाज नहीं उठाते। क्यों? कोई विरोध ही नहीं कर रहा था। तो गांधी ने कहा हमें विरोध दर्ज कराना चाहिए। और इसी विरोध को दर्ज कराने के लिए गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था
कि भारतीयों से या जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं उनसे जो मताधिकार छीना जा रहा है, काले लोगों से जो मताधिकार छीना जा रहा है वो ना छीना जाए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई और इसने अपना जो लक्ष्य था वो प्राप्त भी कर लिया। हालांकि उसे प्राप्त करने में समय लगा, लेकिन प्राप्त अवश्य कर लिया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो 1894 में गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। और यदि हम देखें दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के कार्य, तो 1904 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। बेहद ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे, ये टू द पॉइंट है। फीनिक्स आश्रम, ये डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। फीनिक्स आश्रम किस वर्ष स्थापित किया गांधी जी ने और कहां स्थापित किया? तो सारे के सारे दक्षिण अफ्रीका में। 1910 में गांधी जी ने स्थापित किया टॉलस्टॉय फर्म, ध्यान रखना, टॉलस्टॉय फर्म। यह पेपर में पूछा जाता है ये फर्म किसके सहयोग से गांधी जी ने स्थापित की? तो वो थे एक जर्मन शिल्पकार कार्लेन बाख, ध्यान रखना। तो ये मैं लिख देता हूं, कार्लेन बाख के सहयोग से। ये ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा जाता है किसके सहयोग से स्थापना की टॉलस्टॉय फर्म की। तो एक जर्मन शिल्पकार कार्लेन बाख के सहयोग से गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। ठीक है, इतना ही नहीं, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक न्यूज़पेपर भी निकाला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। बेहद ही इंपॉर्टेंट, गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो न्यूज़पेपर निकाला उसका क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन नाम का उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला। ये क्या था? अखबार, जो गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में निकाला गया। ठीक है, तो ये गांधी जी के कार्य हैं जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान ही गांधी जी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिंद स्वराज। ठीक है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे इसी दौरान उन्होंने 1909 में एक बुक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे इसी दौरान गांधी जी ने 1906 में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, जो हमारा अधिकार है उसके लिए आग्रह, एक अहिंसक आंदोलन का विचार, सत्याग्रह, जो गांधी जी ने लिया था। रस्किन नामक एक लेखक और उनकी बुक है अनटू द लास्ट, वहां से प्रेरित होकर गांधी ने सत्याग्रह का विचार अपनाया। अनटू द लास्ट से, जिसके लेखक हैं रस्किन, वहां से अपनाया। और सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, तो सत्याग्रह का गांधी जी ने सर्वप्रथम इस्तेमाल कहां किया था मेरे बच्चों? सत्याग्रह का गांधी जी ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो काफी सारे इंपॉर्टेंट काम दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किए। और 1915 में, ठीक है, 1915 में डेट थी 9 जनवरी 1915। ठीक, और विद्यार्थियों 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आ गए। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत
वापस आ गए। ठीक, तो ये कुछ उनके द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य थे जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक युद्ध में भी भाग लिया था जिसका नाम है बोर युद्ध, जो कि 1899 से लेकर 1902 के आसपास तक चला था। उस युद्ध में गांधी जी ने भाग लिया था और युद्ध में घायल सैनिकों की सहायता के लिए उन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था इंडियन एम्बुलेंस कोर। इंडियन एम्बुलेंस कोर एक ऐसी संस्था थी जो युद्ध में घायल सैनिकों का उपचार किया करती थी, है ना। युद्ध किसके बीच हुआ? तो युद्ध हुआ था अंग्रेजों और हबशियों के बीच में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों की ओर से युद्ध लड़ा था। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रंट पर चले गए बंदूक लेकर के, लेकिन हाँ सहयोग था उनका, है ना। क्यों अंग्रेजों का सहयोग किया? तो गांधी जी का एक विचार इसके पीछे कार्य कर रहा था जो कि बहुत लंबे समय तक कार्य करता रहेगा। भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वो विचार क्या था? वो विचार था कि अगर हम किसी से अधिकारों की मांग करते हैं, यदि हम किसी से अधिकार मांग रहे हैं, तो यदि वह संस्था, वह व्यक्ति, वो सरकार मुश्किल में है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम युद्ध काल में उसकी सहायता करेंगे, विपत्ति के काल में उसकी सहायता करेंगे, तभी वो शांति काल में हमारी बातों को स्वीकार करेगा। ये गांधी जी की सोच थी जो बहुत लंबे समय तक चलती रही। बोर युद्ध के दौरान चली है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान चली है। गांधी जी बहुत सारे युवाओं को सेना में भर्ती करवा देंगे, इसलिए उनका एक उपनाम पड़ जाएगा सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट। और ये सोच उनकी बदलेगी कब? बदलेगी तब जब गांधी जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो रिजल्ट है उसके आने के बाद देखेंगे कि अंग्रेज तो बहुत ही धूर्त हैं और वो अपनी बातों पर नहीं टिकते हैं, उन्हें बस अपना काम निकालना है। और तब जाकर के गांधी जी अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर देंगे और इसी के बाद स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन। ये मैंने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन कैसे असहयोग हुआ, ठीक है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये था गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका के जीवन का प्रवास। ठीक है, बेसिक पॉइंट थे जो हमने इसमें देखे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ गांधी जी की उपाधियां हैं वो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं, उसके बाद हम कल से गांधी जी के आंदोलनों को पढ़ेंगे। चलिए भाई, तो गांधी जी की उपाधि जो है वो मैं आपको जल्दी से एक बार में बता देता हूं, एक साथ आप चाहो तो उन्हें नोट कर लो। चलिए, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आ गए। और अगर आप करंट से थोड़ा सा अपडेट हैं, ठीक है, अगर आप करंट से थोड़ा अपडेट हैं तो शायद आपको पता होगा कि 9 जनवरी को ही भारत में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस भी 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी को ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, उन्हीं के सम्मान में है ये जो आज तक मनाया जा रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर हम इनकी कुछ उपाधियां, गांधी जी की उपाधि एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये उपाधियां हैं जो एक साथ में यहाँ लिख दूंगा। जैसे सबसे पहले उपाधि है उनकी क्या? राष्ट्रपिता, जो बहुत ही फेमस है। ठीक है, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है ये भी मैं आपको डायरेक्टली यहां बताऊंगा। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है इन्हें? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू ने उपाधि दी है राष्ट्रपिता की। अगली उपाधि है गांधी जी की बापू, बहुत ही फेमस है। ये दी है किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरी उपाधि है गांधी जी की मलंग बाबा। ये किसने दी है? कबायलियों ने। हम जानेंगे ये कबायली कौन है ना, जब हम अध्ययन करेंगे। फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर, सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान का तब ये उपाधि उन्हें दी जाएगी। तभी हम जानेंगे मलंग उपाधि उन्हें क्यों दी गई, किसने दी। अगली उपाधि है सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट, ये भी गांधी जी की उपाधि है। सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट, ये उपाधि किसी व्यक्ति ने नहीं दी है, ये उनका उपनाम पड़ गया क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे लोगों को सेना में भर्ती करवाया था। फिर उपाधि है अर्धनंगा फकीर, ये इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर में पूछता है।
अर्धनंगा फकीर, पेपर में पूछा जाता है कि गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। ये ध्यान रखना, पेपर में पूछे जाने वाली बात है। अर्धनंगा फकीर किसने कहा था गांधी जी को? विंस्टन चर्चिल। ठीक। और विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को देशद्रोही फकीर भी कहकर पुकारा था, ये भी मैं बता देता हूं। इसी ने ही कहा था गांधी जी को देशद्रोही फकीर। ठीक, विंस्टन चर्चिल ने ही। और गांधी जी की एक उपाधि और है, भिखारियों का राजा। गांधी जी की एक उपाधि और है, भिखारियों का राजा। भिखारियों का राजा। और भिखारियों का राजा ये उपाधि किसने दी है? मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी को। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी को कहा भिखारियों का राजा। और यहां पर भिखारी शब्द भारतीय लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पर हम भिखारी ही थे। और जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्हें कहा जाता था कुली बैरिस्टर। ठीक है ना, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो बैरिस्टर तो थे ही, तो उन्हें क्या बोलते थे? कुली बैरिस्टर। क्यों बोलते थे? क्योंकि कुली हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, भारतीय लोगों को कुली कहा जाता था और बैरिस्टर तो थे ही। तो ये हमने गांधी जी का सामान्य जीवन परिचय आज लिया, उनके दक्षिण अफ्रीका के कार्यों को हमने जाना। कल से जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1915 में गांधी जी भारत वापस आ जाते हैं, और 1917 में जो पहला भारत में वो सत्याग्रह करेंगे जो कि होगा चंपारण सत्याग्रह। वहां से हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं गांधी जी के बारे में ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कुछ अच्छी जानकारी आपको मिली होगी यहाँ पे। अगर कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और चैनल को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, कोरोना चल रहा है तो भैया घर पर ही रहिए, भूल से भी घर से बाहर मत निकलो अगर कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तब तक। ठीक है, तो स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।